तो चलिए मेरे दोस्तों, आपके पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी कि चैप्टर है आपका पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आखिर ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर जो है वो आपको क्या सिखाएगा ये समझते हैं। दोस्तों, जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कई सारे रिश्ते होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक संतान का रोल कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। संतान के तौर पर आप एक लड़का हो सकते हैं, यानी कि किसी घर का बेटा हो सकते हैं, किसी घर की बेटी हो सकते हैं। वही एक बच्चा जो पैदा हुआ वो किसी का पोता है, वो किसी का नाता है, वो किसी का भाई है, वो आने वाले समय में किसी का पति बनेगा, फिर वो पिता बनेगा, और वो धीरे 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 इतने सारे रिश्तों में गुथ जाता है ना। और कहीं ना कहीं उन रिश्तों में बस रम जाता है। लेकिन उन्हीं सभी प्यारे से रिश्तों के बीच में एक रिश्ता ऐसा होता है जो उन सभी रिश्तों में बहुत करीब होता है, उन सभी रिश्तों में बहुत करीब होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप सब कुछ भुला सकते हैं लेकिन अपने सबसे करीबी इंसान को हमेशा याद रखते हैं, है ना। अपने ज़िंदगी में सबसे करीबी इंसान को बहुत नज़दीक से याद रखते हैं, और इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपकी यादें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप हमेशा कोशिश करते हैं कि बस उस व्यक्ति के साथ आप जीवन अच्छा बिताएं। ऐसी हमेशा आपको इच्छा होती है। आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसा ही रिलेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाता हूं जिसमें एक दादी है और एक पोता है, और बहुत प्यारी सी कहानी है ना। एक है ग्रैंड मदर, क्या है मेरे दोस्तों, कौन है, ग्रैंड मदर, और एक है उनका पोता जिसे हम कहेंगे ग्रैंड सन। क्या कहेंगे बेटा, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, ये दो लोग हैं, इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, और इनकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस जो हैं आपको समझ में आएंगे और पता चलेगा कैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इन दोनों की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये दोनों एक विलेज में रहते हैं, है ना, ये दोनों एक विलेज में रहते हैं, और उस विलेज में रहते 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 उनके जो माँ बाप हैं, यानी कि पोते के जो ना माँ बाप हैं, वो एक दिन सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और हम वहाँ पर कुछ पैसा कमाएंगे। अगर हम वहाँ सेटल हो गए तो हम आपको क्या करेंगे, बुला लेंगे। तो वो वहाँ पर सेटल डाउन होने के लिए जाते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, सेटल डाउन होने के लिए जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सिटी में ही रहेंगे, फिर हम आपको वहाँ से वहाँ पर बुला लेंगे। इसका मतलब ये है कि पति और पत्नी, यानी कि पोते के माँ बाप जो होते हैं वो तो चले जाते हैं सिटी, ठीक है, और पोते को छोड़ देते हैं दादी के पास। अब दोनों ही एक साथ रह रहे हैं, बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी कट रही है। दादी के साथ पोते को रहने में कोई समस्या नहीं, हंसता खेलता जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। और ऐसे में क्या होता है, वो गांव के अंदर रह रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, वो गांव के अंदर रह रहे होते हैं। अब गांव के अंदर रह रहे होते हैं का मतलब ये है कि वो गांव के अंदर ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब गांव में ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो दादी और पोते की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, है ना, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया हो जाती है। दादी का सुबह सुबह जल्दी उठना, पोते को स्कूल के लिए तैयार करना, उसको स्कूल का बैग देना, और साथ साथ स्कूल जाना और वापस आना। और एक दिन उनका अचानक से फ्रेंडशिप अच्छा चल रहा होता है और सिटी से उनके लिए कॉल फॉर आ जाना, है ना, उन्हें बुलावा भेज देना, और वो अचानक से सिटी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं और सिटी में चले जाते हैं दोनों ही। लेकिन अब इनके बीच की जो फ्रेंडशिप होती है वो धीरे धीरे फेल्टर होने लगती है। समझते हो मेरे मतलब फेल्टर का मतलब समझते हो, हाँ, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है मेरे दोस्तों, फेल्टर होने लगती है। इसका मतलब सिंपल सा है कि उन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। कारण क्या, गाँव में पढ़ने वाला बच्चा अब किसी बड़ी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब जाता है तो मोटर बस से जाता है। दादी पहले उसके साथ जाया करती थी लेकिन अब वो दादी के साथ जाता है, नहीं, पहले दादी उसका जाया करती थी लेकिन अब दादी साथ नहीं जा पाती है, वो बस में जाता है। फिर स्कूल से एक दिन वो यूनिवर्सिटी जाता है, और यूनिवर्सिटी के बाद एक दिन वो अब्रॉड जाने के लिए सोचता है, और उसकी स्टडीज़ के लिए वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। दादी धीरे धीरे खुशी से, है ना, ज़िंदगी बहुत खुशी भरी चल रही थी गांव के अंदर, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है ज़िंदगी बदल गई है, और अब कहीं ना कहीं दादी जो है वो बिल्कुल अकेले से जीवन जी रही है, ठीक है। अब वो भगवान का नाम लेती है, पहले भी वो भगवान का नाम लेती थी, और लास्ट में जब वो अब्रॉड जाने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या पता
क्या पता मेरी दादी मैं अब्रॉड जाऊंगा तब तक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि दादी को सब पता होता है कि उसकी दादी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, दादी उसकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, दादी को सब कुछ पता, उस दादी को सब कुछ पता है। 5 साल बाद जब वो लड़का लौट कर स्टेशन पर आता है तो देखता है कि दादी वहीं पर खड़ी है। और उस चैप्टर का अंत क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ आज तक मारवाड़ी अंग्रेज। आओ मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ते समय। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर किसने लिखा है, ये चैप्टर किसने लिखा है? ये चैप्टर लिखा है मेरे दोस्तों अबाउट द ऑथर खुशवंत सिंह ने। मैंने क्या बोला? खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह अपने आप में बहुत बड़े एक राइटर हैं। मैंने क्या बोला? खुशवंत सिंह बहुत बड़े राइटर हैं अपने आप में, है ना। और इंडिया के एक लीडिंग राइटर है, अगर मैं ये कहूँ ना कि इंडिया के एक लीडिंग राइटर है, अगर मैं ये कहूँ तो। मैंने क्या बोला? इंडिया के एक बहुत ही लीडिंग राइटर है ना, बहुत बड़े राइटर है और इंडिया के लीडिंग राइटर है। तो क्या है खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ते हैं पहले। खुशवंत सिंह बॉर्न खुशहाल सिंह 2 फरवरी 1915 और इनकी डेथ हुई है 20 मार्च 2014 में, यानी कि अभी लगभग आज से 10 साल पहले, ठीक है। वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी इन्होंने जी है। हिज एक्सपीरियंस इन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड हिम टू राइट ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान भी लिखी है ना, जो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी पढ़ी है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये इस पर एक मूवी बनी हुई है ना, और मेड इनटू फिल्म इन 1998। और इनकी ट्रेन टू पाकिस्तान जो कि उन्होंने 1956 में लिखी थी, उनकी एक फिल्म भी बनाई गई है 1998 में, विच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नोवेल, जो कि उनका सबसे ज़्यादा नोन नोवेल है ना, सबसे ज़्यादा नोन नोवेल है। अब चलिए दोस्तों कहानी क्या है वो पढ़ाता हूँ, आइए समझाता हूँ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. But that was hard to believe. हाँ, that was hard to believe. कहता है कि मेरी दादी वैसी ही थी जैसे कि सब लोगों की दादियाँ होती हैं, भयानक तौर पर बूढ़ी दादी, ठीक है, भयानक तौर पर बूढ़ी दादी थी। She had been old and wrinkled for 20 years. मैं जब से उनको जानता हूँ पिछले 20 साल से, भाई साहब वो और बूढ़ी हो ही नहीं रही है ना। उनके मुंह पर रिंकल्स ही रिंकल्स हैं, जहाँ देखो रिंकल्स। पूरे पिछले 20 सालों से उनकी ज़िंदगी में मैंने जो देखा है वो सिर्फ और सिर्फ रिंकल्स ही देखे, है ना। मैंने पिछले 20 सालों से उनकी ज़िंदगी में रिंकल्स देखे हैं। दैट आई हैड नोन हर, जब से जितना मैं जानता हूँ उनको तब से वो भाई ना भयानक तरीके से बूढ़ी औरत है। पीपल कहा करते थे, लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी, अरे भाई साहब तुम्हारी दादी अपनी युवावस्था में बहुत ही प्रीटी रही थी, है ना, बहुत ही प्रीटी रही थी। और इतना ही नहीं, उनके एक हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन पोता कहता है कि मुझे इस बात पर थोड़ा विश्वास कम ही होता है, कि मेरी दादी के पहले कोई हस्बैंड भी रहे थे। अब लिखते समय तो लिख गए खुशवंत जी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि क्या कह रहे हैं कि मुझे हार्ड टू बिलीव है कि उनके कोई हस्बैंड भी नहीं रहे होंगे। तो भाई हस्बैंड नहीं होगा तो फिर तुम्हारे पिताजी कैसे हुए, और तुम्हारे पिताजी भी नहीं हुए तो फिर तुम कैसे आए? ये तो बड़ा मामला गड़बड़ करने वाली बात है, बायोलॉजिकली मामला गड़बड़ है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो कह रहा है कि मेरे दादाजी की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे दादाजी की घर के अंदर बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई, यानी फोटो लगी हुई है ना। क्या लगी हुई है? फोटो लगी हुई है, जो कि हैंग है अबाउट द मेंटल पीस। बेटा मेंटल पीस का मतलब होता है, बेटा ढंग से सुनना, मेंटल पीस का मतलब होता है, ढंग से सुनने की कोशिश करना। मेंटल पीस का मतलब होता है घर के अंदर चिमनी होती है, फायर प्लेस जिसे हम बोलते हैं, है ना, इस तरह का, है ना। और नीचे आपको पता होगा कि फायर प्लेस होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है, लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। हम तो यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्मोक निकालने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। समझ में आया नहीं है? स्मोक मतलब वो फायर प्लेस होता है। इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की भाई साहब घर के अंदर ना, हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त चिमनी के ऊपर, यानी चिमनी वाले मेंटल पीस के ऊपर फोटो लगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक बहुत बड़ा पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि his long and white beard, उनकी जो लंबी सी बड़ी सी क्या है, दाढ़ी है, ठीक है, जो कि उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर कर लेती है,
वो दादाजी जो ना 100 साल के नहीं लगते थे, 100 साल के लगते थे। बड़े गजब के आदमी थे, है ना, बड़े गजब के व्यक्ति थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे नहीं लगते थे जिनकी कोई एक पत्नी होगी और कोई ठीक ठाक बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो तो भाई साहब ऐसे लगते थे, वो तो ऐसे लगते थे मानो जैसे कि इनकी कोई एक आध चटनियाँ नहीं, एक आध कोई बच्चा नहीं, बच्चे ही बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन ही ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब लाइन लग जाए डैफोडिल्स की, है ना। डैफोडिल्स क्या होता है? फूल होते हैं, 10,000 एक साथ लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हाँ वैसी लाइन लग जाए, इतने इतने भयानक बूढ़े आदमी थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. वो कहता है जहाँ तक भाई साहब मेरी दादी की बहुत खूबसूरत, हाँ, और बहुत ही शालीन होने की बात है, तो मेरे को तो विश्वास नहीं है, मेरे तो दिमाग से ही परे है ना। रिवॉल्ट का मतलब होता है अपोज। जब आप किसी को क्या करते हो, विरोध करते हो किसी को, है ना, अपोज करते हो, ठीक है बेटा। तो मेरे दिमाग में नहीं बहती। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा बच्चों के मतलब बचपन में, अपने बचपन में वो कहानियाँ अक्सर हमें सुनाया करती थी, जो कहानियाँ यूजुअली वो क्या करती थी, बचपन में खुद खेलती थी। हाँ, दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड। हालांकि क्वाइट मतलब होता है वेरी। क्या लिखा हुआ है? हाँ, वेरी। वो कहता है हालांकि दादी मुझे अपनी बचपन की कहानियां सुनाया करती थी, जो कि मुझे बड़ी अब्सर्ड लगती थी। अब्सर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनकॉमन, ऑकवर्ड भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, है ना, ठीक है। हाँ, ऑकवर्ड लगती थी, रेडिकुलस सही वर्ड है इसके लिए, ठीक है, मुझे रेडिकुलस लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है नॉट ग्रेसियस, है ना, नॉट ग्रेसियस। on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ वो क्या कह रहा है, एंड अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम वो कहीं ना कहीं ट्रीट करती थी। we treated it like the fables। हाँ, we treated it like fables। हम इसे सिर्फ और सिर्फ fables of prophets, यानी जो भगवान के एंजल्स होते हैं ना, द स्टोरीज ऑफ एंजल्स, स्टोरीज ऑफ एंजल्स, स्टोरीज ऑफ एंजल्स, ठीक है बेटा। यानी कि दादी हमें बताती कि वो कौन कौन से बचपन में गेम खेला करती थी, लेकिन वो सुनने में बड़े अजीबोगरीब लगते थे, और हम तो बस उन्हें भगवान की कहानियां सुनकर सोचकर सुन लिया करते थे। हम तो ऐसा लगता था कि चलो दादी अब बोल रही है कि मैं तो एक एक दो दो खेलती थी, मैं तो लकड़ी टांग खेलती थी, तो वो इमेजिन भी नहीं कर रहा है कि दादी बचपन में दिखती कैसी होंगी, क्योंकि उसने तो भयानक तौर पर सिर्फ दादी को बूढ़ा ही देखा है। अब होता ना कि हमारी ज़िंदगी, हम जब ज़िंदगी में आते हैं तब हम लोगों को जब देखते हैं, बड़े होकर समझने लगते हैं, तो हमें वो बूढ़े ही दिखते हैं। उन्हें हम कभी भी बचपन में इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि वो बचपन में कैसे रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? वो बचपन में कैसे रहे होंगे, हम कभी इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप कभी भी ज़िंदगी में ये इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे कि यार दादा मेरे बचपन में कैसे दिखते होंगे, दादी कैसे दिखती होंगी, क्योंकि हमने उनका एग्जैक्ट जवानी नहीं देखी है। वो कितने हैंडसम रहे होंगे, दादी क्या कयामत ढाती होगी, यानी कहने का मतलब है कि उनका जवानी का समय, उनकी युवावस्था का समय कैसा रहा होगा, वो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने उनका जवानी देखी नहीं है ना, और हमने उन्हें बूढ़ा ही देखा। तो ऐसा होता है, हमारे घरों में भी बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें हम अक्सर बूढ़े ही देखते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, हाँ, जिसे हम क्रीज्ड बोलते हैं। क्रीज का मतलब होता है जो स्मूथ नहीं होता है, वो उसके उल्टा है स्मूथ होना। हैगर का मतलब होता है बेयर हेडेड। रेडिकुलस, जैसे हम, रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद होता है, ये रैशनल का उल्टा मतलब होता है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो भी लिखा हुआ है, ड्रेडिंग, जिसका मतलब होता है रेस्पेक्टिंग, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जो देख लीजिए। She had always been short and fat and slightly bent, and her face was crushed of wrinkles running from everywhere to everywhere। जहाँ तक मैं दादी की बात करूँ, मेरी दादी थोड़ी सी थुल यानी थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी नाटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो हमारे घर के अंदर इधर उधर चलती थी, और उनके चेहरे की अगर बात करोगे तो उनके पूरे चेहरे पर बस झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, ठीक है। नो, we were certain she had always been as we had known her। पर एक बात तो थी, दादी प्रीटी थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर थी कि दादी पिछले 20 साल से जैसे हम देख रहे थे, दादी ठीक वैसी ही थी, दादी ठीक वैसी ही थी। बात समझ में आई दोस्तों? ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older,
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। क्या लिखा हुआ है? दादी बूढ़ी, भयानक तौर पर बूढ़ी। क्या? भयानक तौर पर बूढ़ी थी। इतनी बूढ़ी थी हमारी दादी कि उससे ज़्यादा और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। हाँ, और मैंने उन्हें देखा है कि पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। और जहाँ तक मेरी दादी की प्रिटी होने की बात है, मेरी दादी और प्रिटी ना जीना मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। हे राम माता जी। हाँ, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। हाँ, मेरी दादी थी सुंदर, मेरी दादी थी सुंदर, ये बात मैं कह सकता हूँ। मेरी दादी दिखने में बड़ी सुंदर थी। ठीक है, अब क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी होबल्ड अबाउट द हाउस एंड स्पॉटलेस वाइट, हाँ, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। मैं अगर मेरी दादी की बात करूं तो मेरी दादी वास्तविक तौर पर दिखने में बड़ी सुंदर थी, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है ना, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बोला? दिखने में बहुत सुंदर थी। दादी दिखने में भाई माशाअल्लाह बहुत सुंदर थी। ठीक है, बहुत सुंदर थी। बात समझ में आई है? और वो घर के अंदर हॉबल करती थी। हॉबल का मतलब होता है स्टैगर करना। ठीक है, पूरे घर में स्टैगर करती थी। उनके जब चेहरे की बात आती है तो वो स्पॉटलेस वाइट थी। दादी यार, मतलब उनके चेहरे पर एक दाग नहीं था, लेकिन उनका हमेशा एक हाथ तो उनकी कमर पर रहता था। ठीक है, और एक हाथ में वो मोतियों की माला रखा करती थी। ठीक है, और पूरे घर में वो अपना स्टूप यानी अपना जो बेंट है यानी झुकाव है, उस बेंट को संभालने के लिए वो हमेशा द बीट्स ऑफ रोजरी राम 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 किया करती थी। बात समझ में आ गया? Her silver locks were scattered untidily over the pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. क्या लिखा हुआ है? Her silver locks were scattered. अगर मैं बात करूं तो मेरी जो दादी थी, हाँ, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे यानी उनके जो बाल थे, सिल्वर लॉक्स का मतलब है बाल, ठीक है, सफ़ेद बाल, ठीक है, जिन्हें हम ग्रे हेयर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ग्रे हेयर यानी उनके जो डार्क हेयर हो गए थे, यानी ग्रे हो गए थे, डार्क तो क्या होंगे, वर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्तों बिखर जाना। क्या बोलते हैं? बिखर जाना। अनटाइडी, पहले तो इसका मतलब है बिखरना। ठीक है, बिखर जाना अनअरेंज्ड बोलते हैं, और अनटाइडी लिख दो, अनअरेंज तो सही रहेगा, अनअरेंज हो जाते थे। यानी मेरी जो दादी है वो वास्तविक तौर पर क्या था, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, वो बिल्कुल पकड़ कलरलेस हो चुकी थी, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और मेरी दादी की प्रार्थनाएं हमेशा इनऑडिबल तरीके से चलती थी। बात समझ में आ गई? इनऑडिबल तरीके से चलती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, मेरी दादी थी तो ब्यूटिफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो सही बताऊं तो वो एकदम, ये लाइन अंडरलाइन करना, हालांकि ये पूरा अंडरलाइन ही करना है ना। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो माउंटेन्स के अंदर लैंडस्केप जितनी शांत थी। सर्दियों के अंदर जैसे पहाड़ जो होते हैं कितने शांत पड़े रहते हैं, जब उनके ऊपर क्या हो जाती है, बर्फ आ जाती है, तो बिल्कुल शांति थी उनके चेहरे पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब था शांति, और वो बिल्कुल शांत होता ना इंसान, वैसी शांति थी। ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फाई। हाँ, और ट्रांक्विलिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब शांति होता है, सेरेनिटी से मैंने बोला। तो ये शांति थी, जो बिल्कुल शांत रहती थी मेरी दादी, बहुत जबरदस्त तरीके से। आगे क्या लिखा आता है? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अम्मा बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये अंडरलाइन करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये अंडरलाइन करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ो, ढंग से देखना क्या लिखा हुआ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बात समझ में आई? माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर एंड दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरी दादी ने मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था, ठीक है, और वो चले गए थे सिटी में रहने के लिए। कहाँ चले गए थे बेटा? सिटी में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और उसके बाद हम हमेशा साथ में रहते थे, और हमेशा साथ में रहते थे। इसका मतलब पापा और मम्मी गए सिटी और वो दादी के साथ है,
She said her morning prayers in the monotonous sing song while she bathed and praised me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो मुझे जब भी तैयार करती थी ना, सुबह सुबह मुझे उठाती थी. She used to wake me up. वो मुझे सुबह उठाती थी, मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे हमेशा स्कूल के लिए तैयार करती थी. हाँ, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस. मोनोटोनस का मतलब होता है डल. क्या होता है? डल. बोरिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डल. बहुत ही डल तरीके के दादी मेरे गाने गाया करती थी. मेरे दादी हमेशा बहुत ही बोरिंग तरह के गाने गाया करती थी, ठीक है. मेरी दादी हमेशा बोरिंग तरह के गाने गाया करती थी, यानी सिंग सॉन्ग करती थी. while she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मैं हमेशा जब तैयार होता था, दादी मेरा बेल्ट बांध रही है, वो मेरी टाई लगा रही है, वो मुझे बैग दे रही है, वो मेरे लिए खाना बना रही है, तो वो अपने पूजा पाठ वाला गाना आराम से गाया करती थी, है ना. वो भगवान को हमेशा याद किया करती थी, ठीक है, और इस उम्मीद में याद किया करती थी, क्या पता एक दिन मैं भी उसके गानों को, उनके भजनों को बिल्कुल शांति से सीख जाऊंगा. इस उम्मीद में दादी जो थी वो गाना गाया करती थी. दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर वाले जो होते हैं वो जितना भी बिहेव कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है. जैसे कि मुझे याद आता है कि मेरे घर के अंदर बहुत, जब मैं छोटा हुआ करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या गाने हैं क्या नहीं है, लेकिन पापा हमेशा वो गाने चलाया करते थे, मम्मी हमेशा वो गाने चलाया करती थी, मारवाड़ी गाने. हालांकि मुझे वो कभी समझ में नहीं आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ में आया, है ना. वो गाना कौन सा था? ब्रह्मा देखिया विष्णु देखिया, देखिया थारा भाई रे, पण घट तने कटे जोतवा जाऊं रे, सांवरियो घट माए, सांवरियो घट माए. सांवरियो घट माए का मतलब होता है भगवान आपके अंदर ही बसा हुआ है ना. वो ईश्वर परमात्मा जो है वो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है. लोग उसको ढूंढने के लिए जगह जगह चले जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को उसकी दादी ये सोचकर गाना गाती थी कि शायद वो सीख जाएगा, लेकिन वो क्या कहता है? आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं उनकी आवाज़ सुनता था, मैं उनकी बात सुनता था, मैं गाने सुनता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बोदर टू लर्न इट. लेकिन मैंने अपने आप को कभी ऐसा परेशान नहीं किया कि मैं ये गाना सीखूं, जैसे कि मैंने भी कभी नहीं किया था. जैसे कि वो एक गाना है ना, प्रकाश माली का गाना है, कौन सा गाना है वो, कौन सा है? समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे, है ना. कदे कदे सिंह जो है वो भी हार जावे, है ना. हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? वो गाना मुझे कभी याद नहीं होता था, लेकिन अब समझ में आया कि हाँ, उस गाने का मतलब क्या है. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो क्या करती थी? एक वुडन स्लेट लेकर आती थी जिसके ऊपर येलो कलर का प्लास्टर किया हुआ होता था, एंड अ टाइनी अर्थन इंक पॉट. फिर वो मुझे एक इंक पॉट भी ला कर देती थी. क्या बोला? फिर वो मुझे एक इंक पॉट भी ला कर देती थी, रेड पेन ला कर देती थी. इन सबको बांधती और उनका एक बंडल बनाकर मुझे थमा दिया करती थी कि ले भाई तेरा भाता. यानी कि उसको ये कह सकते हो कि तैयार करने के बाद दादी जो थी वो कहीं ना कहीं उस लड़के को तैयार करने के बाद उसकी स्लेट, उसकी पेंसिल, उसके बैग, उसकी किताबें, उसकी चौक, वो सब ला कर दे देती थी. ठीक है. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. हम सुबह सुबह उठते, शानदार दंत मंजन करते, है ना, दंत मंजन करते, और दंत मंजन करने के बाद दादी मुझे खाना खिलाती, स्कूल के लिए तैयार करती, और फिर हम क्या करते? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते. हमारे घर के अंदर थिक स्टेल चपाती होती थी. थिक यानी मोटी होती है, स्टेल यानी बासी होती है. अब बासी रोटी कौन खाता है? हाँ, बासी रोटी कौन खाता है बेटा? ये शाम की रोटी जो बच जाती थी ना, उसका सुबह नाश्ता करते थे. ठीक है. जिसके ऊपर दादी थोड़ा सा बटर डाल दिया करती थी और उसके ऊपर शक्कर डाल दिया करती थी. फिर वो जो भूंगला बना के देती थी, ओए होए होए, मजा आ जाता था. है, बचपन वाली यादें खतरनाक आती है क्या? बचपन वाली बातें अलग ही याद आती है. छोटे छोटे बच्चे जैसे अपन हुआ करते थे और कैसे मज़े से चीज़ों को खाया करते थे. हाँ, और बड़े चाव से खाया करते थे, मतलब मज़े की बात थी. तो दादी मैं अक्सर खाना खिलाया करती थी. वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल जाया करते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. इतना ही था कि हम ही खाते,
इतना ही नहीं था कि हम ही खाते, हाँ, इट वॉज अ काइंड ऑफ नेचर दैट दिस माई क्या कहते हैं, दिस लेडी हैज़, माई ग्रैंड मदर हैड। वो क्या था कि वो सिर्फ खाना खुद नहीं खाते थे, वो रात की बची हुई रोटियों के कुछ चपाती साथ में लेती थी ताकि वो गली के कुत्तों को भी क्या कर सके, गली के कुत्तों को भी, गांव के कुत्तों को भी क्या कर सके मेरे दोस्तों, हाँ, चपातियाँ दे सके। तो यहाँ थोड़ा देख लेना, मेलोडिक चैंट का मतलब होता है जब चैंटिंग की जाती है, उसे फ्लैट स्पीच कहते हैं, ठीक है। रिट्राइव जिसे हम डिलीवर बोलते हैं, क्ले मेड यानी ये बर्तन जो है, अर्थन पॉट का मतलब होता है, और स्पॉइल्ड मतलब ठीक करना यानी बिगाड़ देना होता है, और यहाँ पर फ्रेश यानी बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, आगे देखिए क्या लिखा होता है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। मेरी दादी, अब यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, मेरी दादी जो थी ना वो हमेशा मेरे साथ चला करती थी, वो दादी जो थी मेरी हमेशा मेरे स्कूल साथ चला करती थी, और उसका मोटा कारण ये था कि स्कूल और मेरा टेम्पल जो था, यानी मेरी स्कूल और दादी का टेम्पल जो था वो दोनों अटैच थे। अब पुराने ज़मानों की मठों की स्कूल नहीं देखी तुमने, देखी होगी, मठ होते हैं जिसके अंदर, मठों की स्कूल सबने देखी होगी। तो मठों की स्कूल जो होती है वो स्कूल जो थी वो ऐसी स्कूल थी, और उसके अंदर क्या था, अंदर की साइड में मंदिर बना हुआ है, बाहर स्कूल है, और उसी स्कूल के अंदर पंडित जी पढ़ा रहे हैं, एक इधर लाइन बना दी, एक इधर लाइन बना दी, बेटे बोलो अ से, बच्चे बोलते थे अनार, वही पढ़ाई होती थी, ठीक है। हाँ, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। हमें हमारे पंडित जी जो थे सुबह सुबह क्या पढ़ाते थे, अल्फाबेट पढ़ाया करते थे, और इसके अलावा सुबह सुबह की मॉर्निंग भी प्रेयर भी गाते थे, है ना, ठीक है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ये पहले सिर्फ ऐसे ही आता था, आजकल मन से निकलता है, क्योंकि अब वो शब्द जो है ना हमारी जिंदगी में घुल गए हैं, समझ रहे हो। While the children sat in the rows of either side of the veranda singing the alphabet and prayer in the chorus। और वो कह रहा है कि सही बताएं तो एक लाइन इधर बनती थी, एक लाइन इधर बनती थी, और सब कॉरस में गाते थे, है ना, सब कॉरस में, आ भी कॉरस में हो रहा है, अल्फाबेट भी और कॉरस में हो रहा है, और हम सुबह सुबह की प्रेयर भी जो थी ना सिंग सॉन्ग वाली वो भी कॉरस में करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी सुबह से शाम तक काम करती और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, है ना, सॉरी, हम जब बाहर बैठते तो वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। बेटा स्क्रिप्चर्स क्या होता है, स्क्रिप्चर्स का हम समझते हो, ग्रंथ, होली बुक्स, क्या बोलते हैं उसको, होली बुक्स, उन्हें हम ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रंथ, ठीक है, हाँ, ग्रंथ, ग्रंथ सही लिख लेते हैं बेटे, हीरा बेटे, नहीं करते ऐसे। चलो अब क्या होता है, When we had both finished, जब हम दोनों का ही खत्म हो जाता, यानी कि मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता और दादी अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, we would walk back together, और हम चुपचाप गाँव घर के लिए वापस निकल जाते। बात समझ में आई, हम चुपचाप घर के लिए वापस निकल जाते। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय हमारे वो गली के कुत्ते जो होते थे ना रोड पे, वो कुत्ते हमें फॉलो किया करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis. हाँ, we threw to them. वो कुत्ते जो थे ना ग्रोवलिंग करते थे, एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, गुर्राते थे, हाँ, गुर्राना, गुर्राना, और वो फाइट करते थे, क्यों, एक दूसरे के साथ, क्यों करते थे भाई, क्योंकि जो चपाती हम उनको फेंकते थे, वो चपाती जो थी उसको खाने के लिए वो क्या करते थे, हाँ, वो क्या करते थे, वो करते थे मेरे दोस्तों, वो एक दूसरे को से लड़ते थे, वो एक दूसरे को गुर्राते थे उस रोटी के टुकड़े के लिए। आपको याद आता है एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है ना, एक ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है, और ट्रिकी नाम का कुत्ता जो होता है उस पर डॉक्टर हैरियट उसको ठीक करते हैं। उसमें देखा, उसमें क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल में होता है, जब वो सर्जरी में होता है, हाँ, जब वो सर्जरी में होता है तो उस सर्जरी में क्या होता है, बहुत सारे कुत्तों को खाना दिया जाता है, याद है कि नहीं। और तुम देखते हो उन सब कुत्तों के लिए ना अलग से बॉल लगाई जाती है, ताड़ियाँ लगाई जाती है, और उन ताड़ियों में सब कुत्ते खड़े होते हैं, है ना, अपनी अपनी ताड़ी के आगे, और खाते हैं। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि एवरी डॉग वॉज ईटिंग वेरी फास्ट, वाई, बिकॉज ही इट न्यू that if he lags behind, the other dog is going to attack. हाँ, the other dog
वॉज गोइंग टू अटैक, वो उसकी थाली पर अटैक कर देगा। यानी कुत्तों को सीधी सी बात, जानवरों में सीधा सीधा सिस्टम होता है, क्या, पहले आओ पहले पाओ। हमारे इंसानों वाला नहीं है कि नहीं नहीं आप खाइए ना, अरे आप खाइए ना, इतनी देर में तीसरा आता है, अरे खाइए ना समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है, वहां तो सीधा सीधा सिस्टम है, खाओ फटाफट, धनाधन, हाँ धनाधन खाओ। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. और जब मेरे पेरेंट्स जो थे, अब यहाँ तक कहानी तो गांव की रही, यहाँ तक तो कहानी रही गांव की। अब वो क्या कह रहा है, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, है ना? क्या होता है? बुलावा भेजना। इसका मतलब होता है बुलावा, बुलावा भेजना, ठीक है? दे सेंट फॉर अस। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। और जैसे ही हमारे दादी, हमारे माता पिता जो थे, मेरे माता पिता खासकर, जब वो शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें एक दिन बुला लिया कि आ जाओ तुम सिटी में, आ जाओ दोनों जने, अब हम सिटी में रहेंगे। और वो कहता है कि दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। और यही हमारी ज़िंदगी में क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि अभी भी हम दोनों सेम रूम में ही रहते थे। कौन दोनों? दादी और पोता, ठीक है? माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब दादी अम्मा जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी, ठीक है? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, ठीक है? अब मैं स्कूल जाया करता था, तो कौन से स्कूल जाता था? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये वही बच्चा है जो गांव में बैठकर दादी के साथ, दादी अंदर स्क्रिप्चर पढ़ रही है और बाहर पंडित जी ABCD पढ़ा रहे हैं। अब ये बच्चा क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और दादी साथ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अब वो मोटर बस में जाता है। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in courtyard of our city house. वो कह रहा है कि हमारे गली में वहाँ पर कुत्ते नहीं थे, तो मेरी दादी ने क्या कर दिया? आदत डाल दी। आदत डाल दी किस चीज़ की बेटा? हाँ, आदत डाल देना, हैबिट ऑफ। किस चीज़ की हैबिट थी बेटा? फीड करने की। वो स्पैरोज यानी कि गोरैया नाम की चिड़िया जो होती ना, उसको वो क्या करती थी? पूरे दिन बैठकर वो उनको क्या करती थी? काटयार्ड में खाना दिया करती थी। बात समझ में आ जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है? वो खाना दिया करती थी। अब यहाँ से मुझे लगता है कि कहानी बदल गई है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि वो सिटी में चले गए, है ना? और यहाँ तक मुझे लगता है इसको रोकना चाहिए। मुझे पता है ये वीडियो छोटा है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको शुरू में ज़्यादा बर्डन ना दिया जाए, ठीक है? शुरू में आपको बर्डन ना दिया जाए। तो यहीं पर हम पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो रोक रहे हैं। यहीं पर हम पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो रोक रहे हैं। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आपके भाई के द्वारा पढ़ाए गए ये लेक्चर्स अच्छे लगें तो अपने दोस्तों तक जरूर बताएं। उन दोस्तों को कहें कि 11th क्लास पढ़ना, है ना, लोकल क्लास पढ़ना आपके 12th क्लास को या आपके आने वाली क्लास को और ज़्यादा अच्छा करती है। मैंने क्या बोला? आपके आने वाली क्लास को और ज़्यादा अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है। तो उन्हें ज़रूर बताइए कि 11th क्लास के सेपरेट बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिनमें हमें रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं। और कभी कभी 15-20 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा, ताकि आप कमेंट कर सकें, मुझे भी आपके कमेंट्स मिल सकें और मैं भी आपसे रूबरू हो सकूं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत जगहों पर मैं आपसे जूम मीटिंग भी करूंगा, जहां आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई समस्या आती है क्या। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई समस्या आती है क्या, वो जरूर बताइएगा। तो यहीं तक अब इस चैप्टर को रोक देते हैं, ताकि आगे की चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल सिटी लाइफ का है, और सिटी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन भी है आपके एप्लीकेशन में, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। थैंक यू सो मच।